नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक आशिक ने शादी रचाई। शादी रचा के अपनी दुल्हन को अपने घर लेकर आता है और घर लेकर आने के बाद सुहाग रात भी मनाता है। लेकिन जिस पत्नी के साथ वो जिस कमरे में सुहाग रात मनाता है, उसी कमरे में उसकी प्रेमिका की लाश होती है, उसके खुद के बेड के नीचे। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई इतना हैवान कैसे हो सकता है, कोई इतना दरिंदा कैसे हो सकता है कि अपनी ही प्रेमिका की लाश अपने ही बेड के नीचे छुपा कर रखी हो और उसी बेड पर वो अपनी वाइफ के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहा हो। लेकिन ये सच है और ये हकीकत है, क्योंकि ऐसा हुआ है। हकीकत बात यह है कि कुछ ऐसी ही चीज़ें होती हैं जिन पर से जब हम सुनते हैं ऐसी वारदातों को तो हम खुद हैरान रह जाते हैं कि ऐसा भी होता है। जिसके साथ आप प्यार करते हैं, जिसके साथ आप प्यार के सपने सजाते हैं, जिसके साथ आप बेहतर भविष्य के सपने सजाते हैं, और उसी इंसान को मार देते हैं। मारना तो बहुत दूर की बात है, मारने के बाद आप इतने हैवान हो सकते हैं कि उसकी ही लाश को आप अपने कमरे में रख के और अपने सपनों को, अपने भविष्य के सपनों को साकार कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी होता है। इंसानी दिमाग है, जब हैवानियत पर आता है तो हैवानियत की हद पार कर देता है, और ऐसा ही कुछ इस वारदात में होता है। मेरा मानना है, भरोसा करिए लेकिन आंख बंद करके भरोसा किसी पर मत करिए। और एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि जब कभी कोई इंसान आपसे दूर जाना चाहता है तो उसको खुली छूट दीजिए कि वो आपसे दूर जा सके, क्योंकि जब कभी आप उसको बांधने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए कि बहुत बड़ा नुकसान होता है जो झेलना पड़ जाता है। इसलिए जबरदस्ती कभी किसी को बांध कर मत रखिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर, क्योंकि जब कभी आप जबरदस्ती किसी को बांध कर रखेंगे तो इतना जरूर याद रखिएगा कि वो पलट कर वार करता है, और जब वो पलट कर वार करता है तो वार बहुत भयानक होता है। आज की वारदात भी कुछ इस तरह से है। वारदात शुरू करने से पहले यही कहना चाहूंगी कि अगर आप अपने इस परिवार में पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इसके अलावा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही अगर वारदात के बारे में आपकी कोई भी राय है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वारदात। आज की वारदात है 2 फरवरी 2016 की। आज की वारदात है दिल्ली शहर की, भारत की राजधानी दिल्ली शहर। कहते हैं कि दिल्ली रफ्तार का घर है। यहाँ पर हर कोई आपको दौड़ता भागता नजर आएगा, और यहाँ की जिंदगी कुछ इतनी भागती दौड़ती सी है कि लोग सुबह उठते हैं और रेस में शुरू हो जाते हैं और देर रात तक उस रेस से हटते नहीं हैं। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में मॉडल टाउन एरिया है। मॉडल टाउन एरिया में एक लड़की रहती है, आरजू आरजू चौहान। उम्र 21 साल, बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट। दिल्ली यूनिवर्सिटी का लक्ष्मीबाई कॉलेज है, वहां से वो हिंदी ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर रही थी। लास्ट ईयर था उसकी ग्रेजुएशन का। वो रोज अपने घर से 9 बजे अपने कॉलेज के लिए घर से निकलती, और इसके बाद दोपहर को 2-2:30 बजे के समथिंग वो घर आ जाती थी। ये उसका डेली का रूटीन था, मंडे टू सैटरडे। बात आती है 2 फरवरी 2016 की। 2 फरवरी 2016 को भी वो डेली रूटीन की तरह सुबह 8:30 पौने 9 बजे घर से निकलती है अपने कॉलेज के लिए, और उसके बाद उसका जो 2-2:30 बजे घर आने का टाइम था वो टाइम ओवर हो जाता है। जब टाइम ओवर होता है तो घर वाले थोड़ा सा परेशान होते हैं कि आरजू अभी तक आई नहीं। इसके बाद आरजू के नंबर पर फ़ोन लगाया जाता है, उसका नंबर जो है वो स्विच ऑफ। जब फ़ोन स्विच ऑफ मिलता है तो फिर घर वाले थोड़ा सा परेशान होते हैं कि आरजू का फ़ोन कभी स्विच ऑफ होता नहीं है, लेकिन उनको लगा कि हो सकता है फ़ोन चार्ज नहीं होता है और इस वजह से फ़ोन डिस्चार्ज हो गया हो। इंतज़ार करते हैं। जब शाम हो जाती है और अंधेरा घिरने लग जाता है, जो कि फरवरी में आपको पता ही है कि अंधेरा जो है वो थोड़ा सा जल्दी होने लग जाता है कंपैरेटिवली गर्मियों के हिसाब से, तो घर वाले जो है थोड़ा सा परेशान होते हैं। अब वो क्या करते हैं कि जो आरजू के फ्रेंड सर्कल थे जिनका नंबर उनके घर वालों के पास था, उनके जो पेरेंट्स हैं वो उन दोस्तों को फ़ोन लगाते हैं। दोस्त बताते हैं कि हमें नहीं पता है कि आरजू कहाँ पर है। जब ये चीज़ घर वाले सुनते हैं तो घर वाले परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी दोस्त को नहीं पता। इसके बाद घर वाले रात गिरने लग जाती है तो अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि आरजू जो है वो घर नहीं पहुंची है और उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, मुझे मदद की ज़रूरत है। अब आरजू के जो रिश्तेदार हैं, अब आरजू के बाकी के जो रिश्तेदार हैं, जो लोग रहते हैं, वो भी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं आरजू के घर पे। और इसके बाद
पूरी रात आरजू की तलाश की जाती है, लेकिन आरजू का कहीं कुछ पता नहीं चलता। सुबह होती है, सुबह उठते के साथ ही जो आरजू के पेरेंट्स हैं वो लक्ष्मीबाई कॉलेज पहुंच जाते हैं और कॉलेज पहुंचकर कॉलेज के एडमिन डिपार्टमेंट में बताते हैं कि उनकी जो बेटी है वो घर नहीं पहुंची है। अब इसके बाद जब वो प्रिंसिपल के पास जाते हैं और प्रिंसिपल से जब इस बारे में बात करते हैं तो फिर प्रिंसिपल जो है वो अपने लेवल पे पूछताछ शुरू करते हैं कॉलेज में। तब बहुत सारी बातें हैं जो खुलकर सामने आती हैं। एक चीज पता चलती है कि आरजू जो है वो सुबह का 9 से 10 का एक लेक्चर होता है वो अटेंड करती है और उसके बाद वो कॉलेज से कहीं चली जाती है और ये डेली रूटीन था उसका। और उसके बाद 1 से 2 बजे का एक लेक्चर होता है जो वो अटेंड करती है और इसके बाद फिर वो घर चली जाती है। जब ये बात घर वाले सुनते हैं तो घर वाले भी चौंक जाते हैं, क्योंकि उनको ये बात तो पता ही नहीं थी। इसके बाद प्रिंसिपल जो है वो कहते हैं कि एटलीस्ट आरजू के और दोस्तों से जो उनके साथ कॉलेज में रहते हैं उनसे भी मिल लेना चाहिए। जब क्लास में पता किया जाता है तो कुछ दोस्त और सामने आते हैं। जब उनको बुलाया जाता है, पूछताछ की जाती है, तो एक और चीज सामने आती है। वो दोस्त बताते हैं कि 9 से 10 का लेक्चर अटेंड करने के बाद आरजू जो है वो कॉलेज के बाहर चली जाती है और कॉलेज के बाहर एक लड़का जो है वो उसको रिसीव करने के लिए आता है उस टाइम पे। और उसके बाद वो आरजू उसके साथ बैठकर वहां से चली जाती है। और आरजू ये भी बताती है कि ये वही लड़का है जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है। ये बात जब आरजू के पेरेंट्स सुनते हैं तो आरजू के पेरेंट्स भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन है। लेकिन इसके बाद देर ना करते हुए वो मॉडल टाउन थाने में मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाते हैं आरजू की। और इसके बाद पुलिस मिसिंग कंप्लेन दर्ज करते हैं और इसके बाद वो सीधा कॉलेज पहुंचते हैं पूछताछ के लिए। कॉलेज में जब सीसीटीवी फुटेज देखे जाते हैं तो पता चलता है 2 फरवरी को 10 बजे आरजू कॉलेज से बाहर निकलती है और कॉलेज के बाहर एक कार खड़ी है जिस कार में एक लड़का उसको रिसीव करने आता है और इसके बाद आरजू उस कार में बैठकर वहां से चली जाती है। अब जब वो फुटेज आरजू के पेरेंट्स को दिखाई जाती है तो आरजू के पेरेंट्स जो है उस लड़के की पहचान करते हैं और वो बताते हैं कि ये तो नवीन खत्री है और नवीन खत्री ये वो लड़का है जो हमारे घर के पास रहता है। अब पुलिस जो है वो आरजू के पेरेंट्स से पूछती है कि आपको पता नहीं है कि आपकी जो बेटी है वो नवीन खत्री के साथ मिलती है। तब उस आरजू के पेरेंट्स एक ऐसी कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि कुछ समय पहले की बात है, आरजू और नवीन में दोनों में दोस्ती होती है। दोस्ती होने के बाद दोनों मिलते भी हैं, ये बात हमें भी पता थी। इसके बाद आरजू और नवीन में अफेयर हो जाता है। अफेयर होने के बाद आरजू और नवीन दोनों अपने अपने घरों में ये बात बताते हैं कि दोनों को एक दूसरे से शादी करनी है। अब आरजू के पेरेंट्स जो है वो थोड़ा बहुत नानुकुर करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, लेकिन उसके बाद आरजू की जिद के आगे वो मान जाते हैं और वो शादी के लिए हामी भर देते हैं। लेकिन इधर नवीन के जो पेरेंट्स थे, नवीन के पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, उल्टा वो नाराज भी होते हैं और नवीन को धमकी भी देते हैं और वो कहते हैं कि आज के बाद तुम आरजू से नहीं मिलोगे। क्योंकि नवीन के जो पेरेंट्स थे वो कास्ट है, कास्ट में वो जाट थे और जो आरजू के पेरेंट्स हैं वो राजपूत थे। और नवीन के जो पेरेंट्स हैं वो चाहते थे कि जाट लड़की के साथ ही नवीन की शादी हो और यही कारण है कि वो आरजू से मिलने के लिए मना कर देते हैं। जब नवीन के पेरेंट्स जो है शादी के लिए मना कर देते तो इसके बाद हमने भी आरजू को समझाया और आरजू जो है वो बात मान गई। इसके बाद हमें भी नहीं पता है कि आखिर आरजू है कहाँ पर। अब पुलिस नवीन की तलाश करने लग जाती है क्योंकि मेन जो सस्पेक्ट होता है वो नवीन ही होता है, क्योंकि उस दिन लास्ट अगर आरजू जिंदा किसी के साथ देखी गई थी तो वो नवीन खत्री था। अब पुलिस नवीन का नंबर लेती है और नवीन का नंबर लेने के बाद नवीन की कॉल डिटेल सर्च की जाती है। कॉल डिटेल में आरजू का नंबर निकलता है 2 फरवरी को उसी टाइम पर और उसकी लोकेशन भी कॉलेज के वहां पर दिखाती है। और इसके बाद जब नवीन के नंबर पर कॉल किया जाता है तो नवीन का फोन जो है वो स्विच ऑफ होता है। अब पुलिस जो है वो देर ना करते हुए नवीन की लोकेशन ट्रैक करती है तो पता चलता है कि नवीन का जब लास्ट फोन स्विच ऑफ हुआ है उससे पहले उसके फोन की जो लोकेशन है वो उसके घर पर ही थी। अब पुलिस देर ना करते हुए मॉडल टाउन में उसके घर पर पहुंचती है। 4 मंजिला मकान था। जब घर पर पहुंचती है नवीन के बारे में पूछा जाता है तो पता चलता है कि नवीन की तो 4 फरवरी को शादी हो चुकी है और 4 फरवरी को शादी होने के बाद नवीन जो है अपनी वाइफ के साथ हनीमून के लिए कंट्री से बाहर जा रहा है। जब ये बात पुलिस सुनती है तो फिर पुलिस जो है वो फौरन हरकत में आती है। देर ना करते हुए एयरपोर्ट की तरफ जाती है और एयरपोर्ट में नवीन खत्री को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं और पुलिस स्टेशन लेकर आने के बाद नवीन से पूछा जाता है। शुरू में नवीन कहता है कि मैं तो जिस दिन से मेरे फादर ने मना किया था उस दिन के बाद
मैं आरजू से मिला ही नहीं। लेकिन जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज की पिक्चर्स दिखाती है और कॉल डिटेल दिखाती है तो फिर नवीन कहता है कि हाँ, मैं मिला था आरजू से। 2 तारीख को भी मेरा आरजू से मिला था। 2 तारीख को मेरे साथ वो कॉलेज से जाती है, लेकिन थोड़े दूर जाने के बाद ही वो मेरी गाड़ी से उतर जाती है और वो कहीं चली जाती है। अब मुझे नहीं पता है कि वो इसके बाद कहाँ गई है, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं 99% डाउट जो है वो नवीन पर था। इसलिए पुलिस पर अपनी सख्ती करती है। जब पुलिस अपनी सख्ती करती है तो फिर नवीन एक ऐसी कहानी बताता है जिस कहानी पर आप यकीन नहीं करेंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि कोई इतना भी दरिंदा हो सकता है। लेकिन आरजू भी कम जिम्मेदार नहीं थी इस खुद कत्ल के लिए। अब नवीन बताता है सिलसिलेवार। नवीन कहता है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया था। उसके बाद कुछ दिन तक हम एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते, लेकिन इसके बाद आरजू भी कांटेक्ट करती है और मैं भी कहीं ना कहीं आरजू से मिलना चाहता हूँ और हमारी जो मुलाकातें हैं वो चलने लग जाती हैं। इसके बाद नवीन बताता है कि उसका जो है मन उसने खुद का बना लिया था कि वो अपने पेरेंट्स की मर्जी से जाट लड़की के साथ ही शादी करेगा, जो कि घर वाले जो हैं वो लड़की ढूंढना शुरू कर देते हैं। जब ये बात नवीन आरजू को बताता है और वो कहता है कि मेरे घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं और मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने घर वालों के हिसाब से शादी कर लूँ, तो फिर आरजू उससे गुस्सा करती है और उसको धमकाती भी है कि अगर तुमने ये सोचा भी तो मैं कॉल डिटेल्स और तुम्हारे घर वालों को और जिस लड़की के साथ तुम्हारी शादी हो रही होगी, मैं उस लड़की को तुम्हारे और मेरे बारे में सब कुछ सच बता दूंगी और ये भी बता दूंगी कि हमारा जो रिश्ता है वो किस हद तक आगे जा चुका है। जब ये चीज़ नवीन सुनता है तो नवीन कहीं ना कहीं डर जाता है और वो जब आरजू उसको बुलाती तो वो मिलने जाता और जब आरजू उससे कहती वो मिलने भी जाता और उसके साथ टाइम भी स्पेंड करता। आरजू यहाँ पर दबाव डाल रही थी नवीन पर कि तुम शादी मुझसे ही करो। अगर तुमने शादी किसी और से की तो इतना याद रखना कि तुम्हारी जिंदगी में मैं तुम्हें जीने तो नहीं दूंगी। इन बिटवीन आरजू को पता लगता है कि जो नवीन है, नवीन की शादी 4 फरवरी फिक्स हो चुकी है। जब आरजू को ये चीज़ पता लगती है तो फिर वो नवीन को धमकाती और कहती है कि तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते। और यही कारण होता है कि जब आरजू नवीन को मिलने के लिए बुलाती है, अकॉर्डिंग टू नवीन, तब नवीन उससे मिलने जाता है। इवन कई जगह तो ऐसा भी हुआ है कि कई रिश्तेदारी में नवीन आरजू के साथ ही कार्ड बांटने भी गया है। लेकिन इसके बाद अब डेट आती है 2 फरवरी 2016 की। 2 फरवरी 2016 को आरजू नवीन को मिलने के लिए बुलाती है। नवीन मिलने से मना करता है और बताता है कि शादी की जो रस्में हैं वो शुरू हो चुकी हैं और मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता। तब आरजू नवीन को धमकाती है और अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर तुमसे मिलने पहुंच जाऊंगी। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम मुझसे मिलने आते हो या मैं तुमसे मिलने आऊँ। जब ये बात नवीन सुनता है तो फिर नवीन, अकॉर्डिंग टू नवीन, कहता है कि मैं बहुत कुछ डिसाइड कर चुका होता हूँ उस समय पर जब आरजू मुझे धमकाती है, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी अब आगे बर्बाद नहीं करना चाहता था और मैं आरजू से छुटकारा पाना चाहता था। 2 फरवरी को सेम टाइम 10 बजे नवीन आरजू से मिलने कॉलेज जाता है। आरजू कॉलेज से बाहर निकलती है और नवीन के साथ कार में बैठ जाती है और इसके बाद आगे चल पड़ते हैं। जब काफ़ी दूर जाने के बाद नवीन फिर उसी बात को छेड़ता है और आरजू से कहता है कि अब बस करो और मुझे मूव ऑन करने दो। लेकिन आरजू फिर धमकाती है और उनके बीच में झगड़ा जो है वो इस कदर बढ़ जाता है कि नवीन उसके दुपट्टे से ही उसका गला घोंट देता है। अब गला घोंटने के बाद उसको ये एहसास होता है कि उसने एक मर्डर कर दिया है। वो डर जाता है और इसके बाद वो आरजू की लाश को लेकर एक सुनसान एरिया में जाता है। सुनसान जगह पर ले जाने के बाद वो आरजू को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन आरजू की लाश नहीं जलती क्योंकि ठंड इतनी हो रखी होती है। तो इस वजह से वो और ज़्यादा डर जाता है और पकड़े जाने के डर से वो आरजू की अध जली लाश को, जो थोड़ा बहुत उसने जलाने की कोशिश की थी, वो वापस उसकी लाश को डिग्गी में डालता है और उसके बाद फिर वो यहाँ वहाँ घूमने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि आरजू की लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। लेकिन जब कोई आइडिया उसकी समझ में नहीं आता तो फिर वो उस लाश को अपने घर पर ही छुपाने का फैसला करता है और इसके बाद वो आधी रात तक, देर रात तक यहाँ वहाँ सड़कों में घूमता रहता है और सुबह 5 बजे वो अपने घर पहुँचता है। घर पहुँचने के बाद चूंकि आरजू की जो लाश है वो इतनी हैवी थी कि वो अकेले अपने बेडरूम तक लेकर नहीं जा सकता था, इसलिए वो पास में ही एक कबाड़ी लड़का होता है जो कबाड़ इकट्ठा करने का काम करता है, उसको कुछ पैसे देता है और आरजू की लाश को अपने कमरे तक पहुंचाने के लिए बोलता है और उसकी मदद से वो ऊपर कमरे तक उसकी लाश को लेकर जाता है और इसके बाद वो उस कमरे के अंदर ही वेंटिलेटर सॉफ्ट में
आरजू की लाश को छुपा देता है और इसके बाद वो सो जाता है। अगली सुबह 3 तारीख को उसके घर में जो रीति रिवाज हैं वो शुरू हो जाते हैं, जो रस्में शुरू हो जाती हैं, वो उन रस्मों में पार्टिसिपेट करता है। इसके बाद 4 तारीख को उसकी शादी थी, वो शादी अपनी अटेंड करता है। शादी अटेंड करने के बाद शादी होकर आती है, उसकी दुल्हन घर आती है और वही उसी कमरे में, जिस कमरे में आरजू की लाश पड़ी हुई थी, उसी कमरे में वो अपनी बीवी के साथ सुहाग रात मनाता है। उसको ये पता था कि उसकी प्रेमिका की लाश उस कमरे में पड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी हिम्मत देखिए, उसकी दिलेरी देखिए और उसकी दरिंदगी देखिए, उस कमरे में सुहाग रात मनाता है। और इसके बाद अगली सुबह उन्होंने हनीमून पर जाना था और वो समय के हिसाब से हनीमून के लिए निकल जाते हैं। लेकिन हनीमून पर जा पाते उससे पहले ही पुलिस उनको गिरफ्तार कर ले जाती है। जब ये चीज नवीन बताता है तो पुलिस नवीन को हिरासत में ले लेती है और इसके बाद चूंकि शक के तौर पर उनको ये था कि इतना सब कुछ हो रहा है, सुबह 5 बजे घर में शादी का माहौल है और इसके बाद किसी को भी पता नहीं लगा कि नवीन एक लाश को ऊपर लेकर जा रहा है और घर में छुपा भी रहा है और किसी को यही नहीं पता है कि वहां पर एक लाश रखी है। तो शक के तौर पर पुलिस जो है वो उस समय जो रिश्तेदार मौजूद थे, उसकी बहन, उसका जीजा, उसका चाचा, उसका भाई, इन सबको गिरफ्तार करती है। लेकिन वहीं पर ही जो नवीन का फादर होता है राजकुमार वहां से फरार हो जाता है और पता ये चलता है कि जो राजकुमार खुद एक मर्डर के केस में तिहाड़ जेल में बंद है 2005 से, उम्र कैद की सजा भुगत रहा है। और इसके बाद जैसे उसको पता लगता है कि पुलिस जो है वो घर की तलाशी लेने आई है तो राजकुमार फरार हो जाता है। लेकिन थोड़ी ही मशक्कत के बाद राजकुमार को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। और आज का अपडेट ये है कि आज भी कुछ दिनों के बाद जो घर वालों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है तो घर वालों को बेल मिल जाती है, लेकिन नवीन के खिलाफ केस चलता है और केस चलने के बाद उम्र कैद की सजा उसको हो जाती है और आज भी नवीन जो है वो जेल में सजा भुगत रहा है। ये थी एक लड़की की जिद और एक लड़की का जबरदस्ती प्यार के रिश्ते में बंधे रहने का सिला, और इस तरीके से एक लड़की ने जान से हाथ धो दिया। इन बिटवीन नवीन के घर से 100 से ज्यादा बॉटल्स, परफ्यूम की बॉटल्स मिलती हैं। जब वो नवीन से पूछा जाता है तो फिर नवीन एक चीज और भी बताता है। वो कहता है कि उस लाश से चूंकि बदबू आने लग गई थी तो उस बदबू को छुपाने के लिए वो अपने घर में हमेशा परफ्यूम छिड़कता रहता था। और घर वालों का कहना ये था कि हमें ये लगा था कि नवीन जो है वो शादी के एक्साइटमेंट में इतना खुश है, उसको शादी का एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा है कि वो उस माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए हमेशा परफ्यूम छिड़कता रहता है। लेकिन पुलिस वालों को ये चीज़ हजम नहीं होती है कि घर वालों को ये भी नहीं पता 100 से ज़्यादा परफ्यूम की बॉटल्स छिड़क दी जाती हैं और घर वालों को शक नहीं होता। इसका मतलब कहीं ना कहीं घर वाले जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन बात वही आती है कि जब सबूत नहीं मिलते घर वालों के अगेंस्ट तो घर वालों को जमानत मिल जाती है और इसके बाद अकेला नवीन है जो आज सजा भुगत रहा है। लेकिन अंजाम जो है कुछ भी कहो, पहले भी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक बात कही थी कि कभी भी जबरदस्ती के रिश्ते में खुशियां नहीं मिलती, इसलिए आप जबरदस्ती किसी रिश्ते को अपने आप से बांधिए मत। जब आपको ये लगने लग जाएगी, और खासकर लव रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कभी भी आप किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं कर सकते। जब आपको ये लगने लग जाए कि एक इंसान मूव ऑन करना चाहता है तो उस समय पर आप बात करिए, बात करने के बाद हल निकालने की कोशिश कीजिए। लेकिन जब ऐसा लगने लग जाए कि अब हल नहीं निकल रहा है तो सामने वाले को खुशी से अपने रास्ते पर जाने दीजिए, क्योंकि अगर बांध कर रखेंगे तो अंजाम जो है ना वो बहुत भयानक निकल कर आता है। इसलिए कभी किसी को बांध कर मत रखिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर, क्योंकि रिश्ता अंजाम बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे कि इस केस में होगा। तो दोस्तों ये थी पूरी वारदात के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और दूसरी चीज़, आपके कुछ कमेंट्स मुझे मिले हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे और अच्छा लगा एटलीस्ट कि आप सुनना चाहते हैं और आप मुझे मोटिवेट भी करते हैं। तो इसी तरीके से मोटिवेट करते रहिए। आपके जो कमेंट्स हैं वो कल के वीडियो में आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।